सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम क्या होगा। तो सही उत्तर होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करें पहले तो आप। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की। अभी इसका नाम बदलकर बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया जाएगा। क्यों? तो ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बुकमैन फिलैंथ्रोपीज ने 2027 से 2036 तक के लिए यानी कि 10 सालों के लिए इस पुरस्कार को आर्थिक सहायता देने के लिए समझौता किया है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है उसको भी इन्होंने बढ़ा के डबल कर दिया। मतलब तो पहले इसकी जो पुरस्कार राशि होती थी, विजेता को जो पुरस्कार राशि मिलती थी वो होती थी 50,000 पाउंड, लेकिन 2027 से अब ये बढ़ करके हो जाएगी 1 लाख पाउंड यानी कि लगभग 1.28 करोड़ रुपए। तो ये जो राशि मिलेगी ये लेखक और अनुवादक जो ट्रांसलेटर होते हैं उनके बीच में बराबर बराबर बांटी जाएगी। और शॉर्टलिस्ट होने वाली प्रत्येक पुस्तक को भी 5,000 पाउंड मिलते रहेंगे जो उनके लेखक और अनुवादक आपस में बांट लेंगे। बात करें बुकमैन फिलैंथ्रोपीज कौन है। ये एक परोपकारी संस्था है और इस संस्था की स्थापना डारिया बुकमैन और दामित्री बुकमैन ने ही की थी। दामित्री बुकमैन ये एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है प्लेरिक्स, उसके भी सह संस्थापक हैं। और ये संस्था शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। तो अब इस केस में यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के केस में अगले 10 सालों तक पुरस्कार की राशि ये प्रदान करेंगे और डबल करके करेंगे। तो इसीलिए 10 सालों के लिए इसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा। ये मैंने आपको कारण बता दिया है। क्या नाम होगा, नाम याद रखेंगे आप तो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इस पुरस्कार की हम बात करें, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में। फिर 2019 में नाम बदल के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किया गया और अब 2027 में एक बार फिर इसका नाम बदलकर बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज किया जा रहा है। देखो, जो हम बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से बुकर पुरस्कार भी होता है। वो जो बुकर पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और जो आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसकी शुरुआत होती है 2005 में। जो बुकर पुरस्कार है और इसमें अंतर क्या है, देखो बुकर पुरस्कार में क्या होता है, मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए कोई भी नॉवल, कोई भी पुस्तक हो गई और अगर उसको यूके या आयरलैंड में आपने प्रकाशित कर दिया तो ऐसी पुस्तकों को, ऐसे नॉवेल्स को इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसलेटेड पुस्तकें चलती है। मतलब किसी दूसरी भाषा में मूल रूप से वो पुस्तक लिखी गई थी, बाद में उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया और कहाँ पे प्रकाशित किया गया, यूके या आयरलैंड में उसको प्रकाशित कर दिया गया। तो इस तरह की ट्रांसलेटेड पुस्तकें यहाँ पे शामिल होती है। और लेटेस्ट अगर आपको बताऊँ तो अभी 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जीता किसने था, बानू मुश्ताक ने। उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा का एक नॉवल है जिसका अनुवाद ट्रांसलेट किया था दीपा बास्ती ने। और अभी 2026 की भी हमने बात कर ली है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 वाला पढ़ लिया ना हमने। वो किस नॉवेल ने जीता है, ताइवान ट्रेवलॉग उस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक एक ताइवानी लेखक हैं, यांग शुआंगजी उनका नाम है। उसका ट्रांसलेट किया था लिन किंग ने। ठीक है, तो ये 2026 वाला भी मैंने आपको बता दिया। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब वैसे नाम बदलने वाला ये प्रश्न था, तो नाम बदलने से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। मुंबई के पुराने कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पे परशुरामपुरी कर दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पे रखा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको अब वीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाएगा। और इसमें जो रोजगार की अवधि है वो भी बढ़ा दी, 100 से बढ़ा के 125 दिन कर दिया। अभी कल परसों हमने इसके बारे में पढ़ा था। केंद्र सरकार ने पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। इसके अलावा राज्यपालों के राज्य भवनों के नाम बदलकर लोक भवन कर दिए गए और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल ने रोजगार गारंटी योजना जो वहाँ चलती थी कर्मश्री, उसका नाम बदल के महात्मा श्री किया था। केरल को अब केरलम कहते हैं। उसके अलावा
पाक्योंग हवाई अड्डा है, इसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कर दिया गया। ये सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। उसके अलावा राजस्थान में जो माउंट आबू है, सिरोही जिले में, उसका नाम बदलकर अबुराज कर दिया गया। और तेलंगाना की राजधानी यानी कि हैदराबाद में जो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है, उसी के पास में एक सड़क है, उसका नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया। ये भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जुलाई को। तो हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का मकसद लोगों को प्लास्टिक की थैलियों के नुकसान के बारे में जागरूक करना और इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रेरित करना। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्ति, एक स्थायी भविष्य की ओर, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। प्लास्टिक की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो यही है कि इसको नष्ट होने में, एक प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में कई साल, सैकड़ों साल लग जाते हैं। मतलब सैकड़ों सालों तक ये डिकम्पोज भी नहीं होती है। ये हमारी नदियों को, समुद्र, जंगलों और सड़कों को प्रदूषित करती है। अगर कोई जानवर इसको खा ले तो उनकी मौत तक हो सकती है। और ये प्लास्टिक टूट टूट कर माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, जो कि पानी, मिट्टी, खाने तक पहुंच जाता है और इससे इंसानों को भी खतरा होता है। मतलब कैसे भी करके ये इंसानों तक आ जाती है। अगर कोई इंसान सोचे कि ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है, जानवर खा रहे हैं या किसी और को समस्या है, नहीं, किसी और को नहीं, धीरे धीरे ये समस्या उसी इंसान तक पहुंचती। तो बहुत भयंकर चीज़ है ये। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस को मनाते हैं। 3 जुलाई याद रखना, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। अभी तक जुलाई में आप देखोगे कौन कौन से दिवस हम मनाए। तो 1 जुलाई को एक तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में हमने मनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य के द्वारा भी शुरू किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। एक्चुअली में अभी गुजरात पुलिस ने 1 से लेकर 28 जुलाई तक ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस नाम से एक अभियान शुरू किया है, जो 28 दिनों तक चलेगा। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट से होने वाले अपराधों से सुरक्षित रखना। तो महिलाओं और बच्चों को साइबर ठगी, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न या जिस भी तरह के ऑनलाइन अपराध होते हैं उनसे बचाना इसका उद्देश्य है। लोगों को इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करना सिखाया जाएगा और साइबर अपराध होने से पहले लोगों को जागरूक करके उसे रोका जाएगा। यही इस अभियान का उद्देश्य है। क्या है? ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। गुजरात पुलिस ने इसको शुरू किया। अब गुजरात की बात हो रही है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। गरबा डांस होता है, डांडिया होता है यहाँ पे। वंसड़ा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांधे नर्मदा नदी पर, उकाई बांधे ताप्ती नदी पर, कडाना बांधे माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांधे बनास नदी पर। इसके अलावा लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात ने शुरू की। एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बना, पहला उत्तराखंड है। माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ यहाँ। गुजरात के कच्छ में करीब 10 सालों के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा पैदा हुआ। जंप स्टार्ट तकनीक से ऐसा किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक लगा दी। नारित एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर टूल है, एआई टूल है, गुजरात पुलिस ने ही लॉन्च किया था। गुजरात के कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहते हैं, इस पर भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो, ये भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। और सरकार ने गुजरात के वाडीनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी। एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम ये गुजरात ने लॉन्च किया। ठीक है, तो गुजरात से अभी ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में।
भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026, इस बार इसका 16वां संस्करण है। ये 1 से लेकर 3 जुलाई तक अभी हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ, भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, साने ताकाइची, वो भारत आई थी। और इस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। और यहाँ पे दोनों देशों के बीच कुछ समझौते भी हुए, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में समझौता हुआ कि जापान और भारत ये पहली बार मिलकर रक्षा उपकरण बनाएंगे। दोनों देश यूनिकॉर्न नेवल रेडियो एंटीना जैसा एक रक्षा तकनीक को साथ मिलकर के डेवलप करेंगे। उसके अलावा आर्थिक निवेश की भी बात हुई है कि जापान अगले 10 सालों में लगभग 10 ट्रिलियन येन, जो वहाँ की करेंसी है, इतना ये भारत में निवेश करने का लक्ष्य रखते हैं। अच्छा, ये जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है ना, ये 1 साल में जापान में होता है, फिर अगली बार भारत में होता है, फिर जापान में होता है, फिर भारत में होता है। ठीक है, तो इस बार ये भारत में हुआ, 16वां संस्करण था। अब कुछ समिट्स में आपको रिवाइज करवाता, लेकिन समिट्स मैंने आपको कल ही रिवाइज करा है। तो आज एक काम करते हैं, मैं आपको पहले जापान लेकर के चलता हूँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट समिट्स जो भी करंट अफेयर्स में पड़े, मैं आपको वो रिवाइज करवा दूंगा। पहले आप जापान देखो, ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन। पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बनी। यहाँ की संसद का नाम क्या है? डाइट है। और होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, शिकोकू द्वीप, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। भारत जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है आप देख सकते हो। जिमेक्स, वीर गार्जन, धर्मा गार्जन, शिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन और मालाबार एक्सरसाइज तो होता है, जो क्वाड देशों के बीच में होता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये चारों होते हैं। उसके अलावा अभी आप देखोगे तो जापान ने दुनिया में पहली बार पार्किंसन रोग के इलाज के लिए स्टेम सेल आधारित थेरेपी को मंजूरी दे दी है। अभी जो धर्मा गार्जन अभ्यास हुआ था, ये अभी उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। और याद रखना, इस साल जो एशियन गेम्स होंगे, 5वां संस्करण, एशियन पैरा गेम्स या एशियन गेम्स की हम बात करें, ये जापान में ही होंगे। ठीक है, तो जापान से ये बातें हो गई। कुछ समिट्स, कुछ शिखर सम्मेलन वाला प्रश्न है, तो वैसे ही प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र भी हुआ था मेघालय के शिलोंग में। लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला, इन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जून 2 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था चंडीगढ़ में। सैपलिंग डायलॉग 2026 हुआ अहमदाबाद में। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई अभी ब्राजील में। दूसरा पैक्ट सिलिका समिट, यह भी हुआ वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, यह भी हुआ नई दिल्ली के पूसा परिसर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, यह भी हुआ जयपुर राजस्थान में। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कितने टाइगर रिजर्व को विज्ञान आधारित रिकवरी के लिए प्राथमिकता दी है? तो आंसर होगा 25। आपको बताया भारत में टोटल टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में कितने? 58 है। तो इन 58 में से 25 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है, या यूं कह दें कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, कोई भी बाघ नहीं है। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, इसने एक नया विज्ञान आधारित साइंस बेस्ड रिकवरी प्लान तैयार किया है। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव। अभी उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है, वहां पे बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस रिकवरी प्लान की घोषणा की। तो मतलब होगा क्या इसमें? जिन टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अच्छी खासी है, वहां से बाघ को उठाएंगे और ऐसे टाइगर रिजर्व में छोड़ देंगे जहां अभी बिल्कुल भी बाघ नहीं है या बहुत कम है। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया बिना जांचे परखे बाघों को, जो टाइगर है, उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मतलब किसी दूसरे जंगल से बाघ लाने से पहले अच्छे से वैज्ञानिक जांच ये करेंगे। ये देखेंगे कि जो आवास है, जो हैबिटेट है, वो बाघों के लिए सही है या नहीं है, उनके लिए वहाँ पे पर्याप्त शिकार है कि नहीं है, ताकि भूखे ना मर जाए वो। बाघों की आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक्स वहाँ पे सही रहेगी या नहीं रहेगी, उस क्षेत्र में बाघों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब हर निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर होगा। इसीलिए तो कहा विज्ञान आधारित रिकवरी प्लान तैयार किया गया है। और इस प्लान के तहत कितने टाइगर रिजर्व को सेलेक्ट किया गया है या कितने टाइगर रिजर्व को प्राथमिकता दी जाएगी, तो 25 आंसर होगा। टाइगर से आपको याद दिलाऊं, पहले तो याद रखना वर्ल्ड टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को होता है। और 29 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में
पहला ग्लोबल टाइगर समिट हुआ था और यहीं पे एक घोषणा पत्र अपनाया गया था। उसमें कहा था कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करना है, इसलिए 29 जुलाई को ये दिवस हम मनाते हैं। भारत में हमने कहा अभी वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। हमारा पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है। अभी 58वां लेटेस्ट कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। वैसे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, कितने? 785 है। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ पूछेंगे तो 1973 में। हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये भी कहा था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं और अभी बिग कैट अलायन का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, जबकि सबसे बड़ा हमारा टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो टाइगर से ये बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली पिंस यानी कि पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को किस हेलीपोर्ट पर मंजूरी मिली है? तो सही उत्तर होगा उंडावली हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट क्या होता है? या हेलीपैड जिसे आप कह दो, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। तो भारत में पहली बार उंडावली हेलीपोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच सिस्टम को मंजूरी मिली है। क्या है इसका मतलब? पॉइंट इन स्पेस क्या है ये? तो आप कहोगे ये एक उपग्रह सैटेलाइट आधारित नेविगेशन तकनीक है जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर खराब मौसम हो, चाहे कोहरा हो, चाहे कम दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे मौसम में भी वो सुरक्षित रूप से हेलीपोर्ट तक पहुंच सकता है। पहले क्या होता था, हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए जमीन पर लगे जो विशेष उपकरण होते थे उनकी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब पॉइंट इन स्पेस जो ये सिस्टम है इसमें ज़मीन पर बड़े बड़े उपकरण आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सैटेलाइट से रास्ता बताता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे हेलीकॉप्टर की सुरक्षा बढ़ेगी, बारिश हो, कोहरा हो या खराब मौसम हो, वहाँ पे भी उड़ान आसान होगी। दूर दराज इलाकों में भी हेलीकॉप्टर सेवाएं बेहतर होगी। जहाँ आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं है वहाँ भी सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सकेगी। अच्छा, इस सिस्टम को किसने तैयार किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सिस्टम को तैयार किया है। अब आप कहोगे कि इसी तरह का कुछ प्रश्न हम पढ़ चुके हैं क्या? तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ गगन सिस्टम की, गगन नेविगेशन सिस्टम। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अभी पहली बार इंडिगो, जो इंडिगो एयरलाइंस कंपनी है, उसका एक यात्री विमान है, कमर्शियल जेट विमान, उसके भी पहली सफल लैंडिंग की गई थी। कहाँ पर? उदयपुर एयरपोर्ट पे। और ये जो गगन नेविगेशन सिस्टम है, ये सिस्टम भी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके नेविगेट करता है एरोप्लेन्स को, उनको लैंडिंग करने में मदद करता है। इसका निर्माण किसने किया? गगन नेविगेशन सिस्टम का इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के किया। तो यहाँ पे एरोप्लेन की लैंडिंग कराई गई और अभी जो हमने आज प्रश्न पढ़ा वहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, यूं आप समझो। और हमने पढ़ा था कि स्काई होप एविएशन कंपनी, ये भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा इन्होंने शुरू की है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ पर शुरू होगी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया वाराणसी। भारत के 2 नए हवाई अड्डा टर्मिनलों को दुनिया के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची है? का नाम क्या है सूची का? प्रिक्स वर्साइलस वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026। और वो 2 एयरपोर्ट कौन से हैं? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी में है। स्काई कास्ट ये क्या है? ये एक हाईटेक मौसम निगरानी प्रणाली है जिससे हवाई अड्डों पर मौसम की सही और तुरंत जानकारी देने के लिए लगाया गया है। उसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर सुविधा 2.0 नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। और भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट ये बनेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्र में। ठीक है, तो हवाई यात्रा से ये सारे प्रश्न आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जंगली चावल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किस स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो आंसर होगा बोरजुली। तो असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र को अभी जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और आपको बता दूं, इस बोरजुली क्षेत्र में जंगली चावल प्राकृतिक रूप से उगते हैं। जंगली चावल को आप बोलोगे अंग्रेजी में ओरिजा रूफीपोगोन। तो ये है क्या? जंगली चावल जिसे हम बोल रहे हैं। देखो, आज हम जो राइस चावल खा रहे हैं
तो उनका जो प्राकृतिक पूर्वज है, एंसेस्टर है, वो इसी को माना जाता है, जंगली चावलों को। इसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो फसलों को सूखा, बाढ़, कीट और बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो अभी इस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? जंगली चावल को उसके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना, भविष्य में नई और अधिक मजबूत धान की किस्में विकसित करने में मदद करना, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से कृषि को सुरक्षित बनाना। जैव विविधता विरासत स्थल क्या होता है? तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ दुर्लभ या महत्वपूर्ण पौधे, जीव जंतु या प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इन्हें कानून के तहत विशेष संरक्षण दिया जाता है ताकि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। अब बात असम की भी हो रही है यहाँ पे, तो असम भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैं अपने असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करेंगे, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया है। त्योहारों में बात करोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुवा महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। अंबुबाची का मेला यहीं पर लगता है असम के कामाख्या मंदिर में। असम का 8वां नेशनल पार्क यह है सिखना जोलाव नेशनल पार्क। बाकी देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क यहीं पर है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया? डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये भूपेन हजारिका है। डोलू सादिया पुल भी कहते हैं इसको। लंबाई है 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी पर है ये। ठीक है, तो असम से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के सलूनी सफेद मक्का को अभी जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है और इससे राज्य के जीआई टैग वाले उत्पादों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर के 17 हो गई है। अच्छा, वो 8 उत्पाद कौन कौन से हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला? तो लिस्ट आपके सामने है। स्पीति का सिबकथॉर्न, सलूनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी का सेपुवाड़ी, किन्नौरी सेब और किन्नौरी आभूषण। अभी कई प्रोडक्ट्स को हमने देखा जीआई टैग मिल चुका है। मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। हमने देखा था असम के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला। वो कौन कौन से हैं? कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, बिहू पेपा, असमिया बांस शिल्प, देवरी हथकरघा उत्पाद। त्रिपुरा के सारिंदा जो कि एक वाद्य यंत्र है, इसको मिला। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू की खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला। बिहार के 3 उत्पादों को, 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा की, पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला गया का, पिड़िया चित्रकला भोजपुर का, इनको जीआई टैग मिला। फिर अभी हमने पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले ही, मध्य प्रदेश के 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग दिया गया। कौन कौन सी? सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर और क्षत्रिया धान। ठीक है, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि एक्ट है 1999 का, पहली बार दिया गया था 2004-5 में। किसे? दार्जिलिंग टी, पश्चिम बंगाल की। जो आज हमने हिमाचल प्रदेश की बात करी है, हिमाचल प्रदेश में आपको ले चलता हूँ। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। इसकी समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है कविंदर गुप्ता। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा आपको यहीं मिलेगा। बाकी पोंग बांध है व्यास नदी पर, पंडो बांध भी व्यास नदी पर है, भागड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर और चमेरा बांध है रावी नदी पर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, केरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क है यहाँ पर। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी जुजराना है, वेस्टर्न ट्रोगोपैन। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश, पिंक रोडोडेंड्रॉन जिसको कहते हैं। नाटी डांगी छपेली यहाँ के लोक नृत्य हो गए। कुछ करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराए तो भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू हुई थी। हाटी जनजाति ने बोडा त्योहार मनाया अभी हिमाचल प्रदेश में। 16वां वज्र प्रहार अभ्यास जो अभी हुआ था भारत अमेरिका के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है, पहला जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई नाम से एक डिजिटल लर्निंग पहल शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के 4 घोषित इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना को अभी रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट अभी कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ का है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जैसे अभी ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेट मिला है। और इसे ये सर्टिफिकेट क्यों मिला? अच्छा, पहले तो ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट दिया किसने? फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। क्यों दिया? क्योंकि एयरपोर्ट पर मिलने वाला जो खाना है वो सुरक्षित है, साफ सुथरा है और अच्छी गुणवत्ता वाला पाया गया है। तो ऑडिट में किन किन बातों की यहाँ पे जांच हुई? तो फसाई ने यहाँ पे चेक किया कि जो खाना मिल रहा है वो सुरक्षित भोजन तो है ना, यानी कि सेफ फूड तो है ना, वो स्वस्थ भोजन तो है ना, हेल्दी फूड तो है ना, वो सतत भोजन तो है ना, मतलब सस्टेनेबल फूड तो है ना, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख के उसे तैयार किया गया है या नहीं है। उसके अलावा यात्रियों और खाना बनाने या परोसने वाले कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इन बातों पे इन्होंने गौर किया, इन्होंने जांच की और पाया कि हाँ भैया सब सही है। तो एयरपोर्ट को यहाँ पे क्या रेटिंग मिली है? एयरपोर्ट को 3 स्टार कंप्लायंस रेटिंग दी गई है। मतलब कि एयरपोर्ट ने फसाई के खाद्य सुरक्षा मानकों का बेहतर तरीके से पालन किया है। अभी इसे जो सर्टिफिकेट मिला है ना, ये कितने समय के लिए मान्य रहेगा? 2 सालों के लिए। अभी 24 मार्च 2026 से 23 मार्च 2028 तक के लिए। अच्छा, कुछ एयरपोर्ट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे अयोध्या एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट किसी न किसी कारण से चर्चा में थे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदला गया था, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया। मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार की कैपिटल में है, पोर्ट ब्लेयर जिसको कहते हैं, अब इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसे शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार में है। पुणे एयरपोर्ट को अब जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पे रखा गया है। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में है। आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में है, इसका नाम बदलकर गुरु रविदास जी के नाम पे रखा गया। पाकयोंग हवाई अड्डा का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखा गया। हमने बताया सिक्किम का एकमात्र और भारत का 100वां चालू हवाई अड्डा है। तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये सभी एयरपोर्ट किसी न किसी कारण से चर्चा में थे, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में जमीन के सर्वे और सीमांकन के लिए टेक्नोलॉजी आधारित डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन किसने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है। GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह अभियान 3 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलेगा। अभी इसको वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने सहारनपुर में इसको शुरू किया है। क्या है ये अभियान? तो इस अभियान का उद्देश्य है जमीन की सही माप और सीमांकन यानी कि बाउंड्री करना। जिन लोगों के जमीन की सीमा या माप से जुड़े मामले कई समय से लंबित हैं, तो उन्हें इस अभियान के दौरान निपटाया जाएगा। तो हमने कहा GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि एक आधुनिक सैटेलाइट आधारित तकनीक है जो जमीन की बहुत सटीक माप करती है। मतलब सैटेलाइट से ये मापन किया जाएगा। और डिजी रोवर ये इसी तकनीक से काम करने वाला एक आधुनिक सर्वे उपकरण है। तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा? जमीन का सही माप हो सकेगा, सीमा जो विवाद चल रहा है वो कम होंगे, पुराने लंबित मामलों का जल्दी और निष्पक्ष समाधान होगा और राजस्व विभाग का काम पारदर्शी और तेज होगा। मतलब सैटेलाइट के जरिए सीमा मापन किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को शुरू किया, तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना रानीपुर टाइगर रिजर्व, और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े, यहाँ से रिवाइज करें। तो एपिडा ने देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खोला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। और इसी तरह से देश का 100वां रामसर स्थल ये भी उत्तर प्रदेश का बना। कौन सा? जो बलिया जिले में सुरहा ताल है, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये है देश का 100वां रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश का है। बाकी नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन हुआ था प्रयागराज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य
वाटिका का उद्घाटन किया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जून को लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना वाराणसी। रक्षा मंत्री जी ने नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर विकसित करने की घोषणा की, IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की। इसमें बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक बेटी को 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी टुकड़ों में। ठीक है, तो ये सब बातें उत्तर प्रदेश से ध्यान में रखेंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी PDF आपको मिली जाती है। प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था? भारत सरकार ने विदेश सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया, नाम क्या है? विक्रम मिस्री। फिर पूछा यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? आयरलैंड ने। फिर पूछा अभी 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जयपुर राजस्थान में। फिर पूछा अभी 1 जुलाई से लागू VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत गारंटीकृत मजदूरी वाले रोजगार के दिनों की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 125 दिन कर दिया गया। और लक्ष्य उज्जवल की रोइंग जोड़ी ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और किस राज्य की 4 आदिवासी फसलों जिनका नाम है सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर, क्षत्रिय धान, इनको GI टैग मिला? तो ये है मध्य प्रदेश के। फिर पूछा कि 2026 US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। फिर पूछा ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 5 मेडल जीते हैं। और RBI ने अभी 1 जुलाई 2026 से किसे अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा रविशंकर को। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया अभी 2 जुलाई को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था टाइड्स ऑफ टाइम इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति। आप सभी ने प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।